नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले थे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपना अगला लेक्चर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है उसके पहले हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स यानी इस टॉपिक के प्रीवियसली 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, जहां हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख पिलर्स थे हमने पढ़ा था। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सालों के लिए 4 पिलर्स के बेसिस पर रोड मैप जारी किया है, और उस पूरे रोड मैप को हमने डिस्कस डिटेल में कर लिया था कि अलग अलग पिलर्स का क्या क्या सब ग्रुप्स है और क्या क्या अलग अलग पिलर्स का मतलब है, और क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का विकास, किन किन सेक्टर्स का डेवलपमेंट हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रावधान सरकार के द्वारा रखा गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत बेहतर तरीके से पढ़ सकें तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज बेसिकली हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लास्ट लेक्चर है, जहां 15 से 20 मिनट के अंतर्गत हमारा हो जाएगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कंप्लीट, और आगे आने वाले जो हमारे 30 से 35 मिनट होंगे उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। अब आप देखिएगा एक चीज कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, देखिए जो क्वेश्चन है प्रोग्रेस इन आईपीआर इन मध्य प्रदेश, तो उसमें आपसे अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नॉट इवन इन 2024 और इन 2025 के प्रीलिम्स में, कि मध्य प्रदेश में कितने पेटेंट्स रजिस्टर किए गए, या कितने मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए, कितने कॉपीराइट हैं, क्या इंक्रीज है, ये चीजें नहीं पूछी जाती। बेसिकली जो ट्रेंड रहा है वो रहा है पूछने का आईपीआर के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित कुछ संस्थान है ना, आईपीआर से संबंधित कुछ संस्थान पूछ सकते हैं कि बेसिकली पेटेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, या किसी और का ट्रेडमार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेटेंट है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपसे आईपीआर से संबंधित पूछी जा सकती हैं। क्लियर? तो उन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। और मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, मध्य प्रदेश के पास 21 जीआई टैग्स हैं, 21 जीआई टैग्स हैं, जिसमें से 18 केवल मध्य प्रदेश के हैं, और जो 3 हमारे हैं वो हम शेयर्ड रूप से किसी दूसरे स्टेट के साथ शेयर करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ किसी और स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। जैसे कि कठिया गेहूं, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जीआई टैग उसे मिला है, कठिया गेहूं को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का 21वां जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। पहला जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि 2023 में मध्य प्रदेश को कितने चीजों में जीआई टैग मिला, क्योंकि उस वर्ष मध्य प्रदेश को 9 प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग दिया गया। वो 9 प्रोडक्ट्स को कब किस प्रोडक्ट को दिया गया वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। जीआई टैग आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा आईपीआर में जो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें मैं आपको बताऊं वो बेसिक चीजें आप पढ़ लेना, और इस तरीके से आपका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ओडीओपी और आईपीआर, जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, जिसके लिए हम 10 बुक्स खरीदते हैं, अलग अलग लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन चीजें हमको समझ में नहीं आती, हमें चीजें बहुत ज्यादा बड़ी लगती हैं। तो इन 3 लेक्चर्स में बेसिकली हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो कि एक ब्रॉडर टॉपिक है, ये आप सभी को पता है, जिसके लिए हमें 2 लेक्चर्स लग गए। आज हम ओडीओपी पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आज ही हम प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कल कहा था कि अक्सर आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो रोड मैप है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है, उसके अंतर्गत कितने मिशंस लॉन्च किए गए, पहला क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशंस लॉन्च किए गए। कितने मिशंस लॉन्च किए गए? 8 मिशंस लॉन्च किए गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशन लॉन्च किए गए, ये आपको याद रखना है। अच्छा, वो 8 मिशन कौन कौन से थे और उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, मैं ये भी आपको बताऊंगी। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा मिशन है जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है।
तो वो चीजें फिर हमें देख के सॉल्व करनी पड़ती है। मिशन जनगण हाँ है, स्वाभिमान है, निरामय है, मिशन आयुर्वेद तो ऐसा तो कोई मिशन ही नहीं है, तो फिर उसमें आप टिक करेंगे कि मिशन आयुर्वेद शामिल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मिशन से पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। अक्सर टीचर्स इसे छोड़ देते हैं, ये जो 8 मिशंस है ये अक्सर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका सिंगल क्वेश्चंस भी गलत हो अगर वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या ओडीओपी से पूछा जा रहा है तो। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इंपॉर्टेंट मिशन। और इंपॉर्टेंट मिशन के अंतर्गत हम सबसे पहला पढ़ेंगे मिशन जनगढ़। बहुत छोटे छोटे मिशन है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा और आज ही हम जो है चीजों को कवर कर लेंगे। क्लियर? तो पहला और उसके नेक्स्ट लेक्चर में है ना, अगले लेक्चर में हम फिर से कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक या तो एजुकेशन या तो हेल्थ उठाएंगे और उस टॉपिक को शानदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए तो 8 मिशंस लॉन्च हुए थे, जिसके अंतर्गत पहला मिशन है मिशन जनगढ़। मिशन जनगढ़, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला मिशन कौन सा है? मिशन जनगढ़। अच्छा, एक बात आप याद रखना और इस चीज के लिए आप मतलब मत सोचिएगा कि जो 8 मिशंस हैं तो मैं जिस ऑर्डर में बताऊं उसी ऑर्डर में याद रखें। इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, बस आप वो 8 मिशंस के नाम याद रखना। ये याद रखना कभी पूछा गया मिशन बोधि किसके लिए लॉन्च किया गया, मिशन निरामय किसके लिए लॉन्च किया गया, मिशन जनगढ़ किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये बस याद रखना जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं। मतलब सीधा बोलूं तो जितना बताऊं उतना याद रखना। नोट करिएगा, मिशन जनगढ़ ये लॉन्च किया गया नागरिकों को बेहतर एवं पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराना। मिशन जनगढ़ जो है इसके तहत हमारा जो उद्देश्य था वो था नागरिकों को बेहतर तरीके से सेवाएं जो है वो क्या करना, सर्विस की डिलीवरी करना। ठीक है, हमने अच्छा ये कौन सा पिलर आपको समझ में आ रहा है? तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमको दूसरा पिलर समझ में आ रहा है, जहां हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकेंड पिलर के अंतर्गत लॉन्च किया गया मिशन जनगढ़, जिसके तहत हमारा टारगेट रखा गया नागरिकों को बेहतर तरीके से एवं पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराना, सर्विसेज की डिलीवरी करवाना। क्लियर? तो पहला मिशन हमारा कौन सा हो गया? मिशन जनगढ़। अगला मिशन देखेंगे, अगला मिशन है हमारा मिशन अर्थ। अगला मिशन है हमारा मिशन अर्थ। मिशन सेकेंड मिशन है, एक सेकेंड, सेकेंड मिशन है मिशन अर्थ। तो अगला जो मिशन है वो है मिशन अर्थ। तो इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जो फसल योजना है, यह सीधा बोले तो किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य प्रोवाइड कराना, किसानों को क्रॉप्स के फेयर प्राइसेस प्रोवाइड कराना। क्या कहा गया? किसानों को देखिए, ये मिशंस मैं हिंदी में आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी इसलिए बेसिकली बता रही हूँ क्योंकि चीजें जो है ना, जब हम अपनी रोजमर्रा की लैंग्वेज में चीजें बोलते हैं और पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा आसानी से याद हो जाती है। जैसे मिशन जनगढ़ अब आ गया तो क्या क्या याद रखना? इंग्लिश में आए, हिंदी में, आपका पेपर बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में आता है तो आपको याद रखना है कि अच्छा जनगढ़ आया था कि बेहतर नागरिक सेवा उपलब्ध कराओ। अच्छा, मिशन अर्थ क्यों आया था? किसानों को बेहतर जो है फसलों के बेहतर मूल्य प्रोवाइड कराना, किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं टू प्रोवाइड फेयर प्राइजेस ऑफ क्रॉप्स टू द फार्मर्स, टू प्रोवाइड फेयर क्रॉप प्राइजेस टू द फार्मर्स, टू प्रोवाइड फेयर क्रॉप प्राइजेस टू द फार्मर्स। क्या लिख सकते हैं आप लोग? टू प्रोवाइड फेयर क्रॉप प्राइजेस टू द फार्मर्स।
तो मिशन अर्थ किसके लिए आया था? किसानों को बेहतर क्रॉप प्राइसेस अवेलेबल कराने के लिए। क्लियर? तीसरा मिशन है हमारा तीसरा मिशन है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष क्लियर है? हमारा तीसरा मिशन है कौन सा दोस्तों? तो हमारा तीसरा मिशन है मिशन दक्ष। तो दक्ष से समझ में आ रहा है किसी भी चीज में दक्ष, स्पेशलिटी यानी कि रोजगार। तो मिशन दक्ष ये रिलेटेड है किससे? रोजगार से संबंधित। रोजगार से संबंधित। किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित। तो इसमें अलग अलग आईटीआईज के माध्यम से, ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है? रोजगार को क्या करना दोस्तों? बढ़ावा देना। तो मिशन जो दक्ष है वो किसके लिए आया था? ये आया था रोजगार के लिए। अलग अलग ग्लोबल जो हमारे आईटीआईज हैं, उसके अलावा स्टार्टअप्स हैं, उसके अलावा स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क है, इसकी मदद से लोगों को ट्रेनिंग देना और बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना। क्लियर? नेक्स्ट मिशन है हमारा इसी के अंतर्गत मिशन स्वावलंबन। मिशन स्वावलंबन। मिशन स्वावलंबन। तो इसमें क्या है? तो मिशन स्वावलंबन में इस देखो, मिशन दक्ष में रोजगार से रिलेटेड, मिशन स्वावलंबन युवाओं को स्वरोजगार के लिए क्या करना? बढ़ावा देना। तो स्वरोजगार को स्वरोजगार यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे ध्यान रखें, स्वरोजगार मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने हेतु, स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु किसका लॉन्च किया गया? मिशन स्वावलंबन का। मिशन स्वावलंबन। क्लियर है? नेक्स्ट है मिशन बोधि। मिशन बोधि। तो मिशन बोधि रिलेटेड है बेहतर शिक्षा से। तो इसमें आएंगे सीएम राइज स्कूल्स, इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस, यानी कि सीधा बोलूं तो डिजिटल एजुकेशन, और सारी सीएम राइज स्कूल्स में बेहतर तकनीक की शिक्षा और बेहतर क्वालिटी शिक्षा प्रोवाइड करा के क्या करना? लोगों को शिक्षित करना। तो मिशन बोधि है। मिशन बोधि किससे संबंधित है? शिक्षा को बेहतर बनाने से। शिक्षा को बेहतर बनाना, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन by improving CM Rise schools, smart classes, etc. Clear? तो इसमें क्या बोला जा रहा है? मिशन बोधि, मिशन दक्ष, मिशन बोधि। ये जो दो मिशन है ना, मिशन दक्ष और मिशन बोधि, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अक्सर पूछा जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिशन दक्ष याद रखना है, रोजगार से संबंधित है। मिशन बोधि याद रखना है, बेहतर शिक्षा, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, मिशन अर्थ किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाना। नेक्स्ट है मिशन दक्ष, रोजगार से संबंधित। मिशन स्वावलंबन, सेल्फ स्वावलंबन बोलते हैं ना, स्वावलंबी बनो, अपने पैरों पे खड़े हो, यानी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना। आगे है मिशन बोधि, तो अलग अलग सीएम राइज स्कूल्स, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा के एजुकेशन को बेटर बनाना, क्लियर, गुणवत्ता योग्य बनाना। नेक्स्ट कौन सा है? कितने मिशन हो गए हमारे? 5। सिक्स्थ मिशन। तो हमारा सिक्स्थ मिशन है मिशन निरामय। मिशन निरामय। तो जैसे हमने पढ़ा कि मिशन बोधि का अर्थ है बेहतर शिक्षा को उपलब्ध कराना, उसी तरीके से मिशन निरामय, देखो निरामय, निरोग, ये सबसे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ चीजें वर्ड से ही समझ में आती हैं, है ना। तो ये वर्ड जो है इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो मिशन निरामय संबंधित है स्वस्थ सेवाओं से। तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा नंबर, 7th नंबर। तो 7th में है मिशन निर्माण, मिशन निर्माण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन हमारा कौन सा है, मिशन निर्माण। तो मिशन निर्माण संबंधित है। अच्छा, निर्माण का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को किसका करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, अधोसंरचना, अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है घरों को, उसके बाद सड़कों को बेहतर बनाना। नेक्स्ट है क्या इसमें, जो पुल, जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनका निर्माण, पुलों का निर्माण। नेक्स्ट है पेयजल की उपलब्धता, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, एक्सेट्रा। ओवरऑल बोले तो अधोसंरचना का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। ठीक है। क्या है हमारा मिशन 6 क्या है, तो मिशन निरामय और मिशन निर्माण, ये दोनों नाम में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो मिशन निर्माण है वो किससे संबंधित है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना का विकास, और अधोसंरचना का विकास वही जो सब डेवलपमेंट हम अपने आसपास रूरल या अर्बन एरियाज में रहते हुए देखते हैं। मेट्रो का विकास, सड़कों का विकास, ब्रिजेस का विकास, पुलों का विकास, इसके अलावा घरों का जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसका बेहतर डेवलपमेंट, ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्धता, टैप वाटर कनेक्शन, ये सब किस में आएगा, ये सभी आएगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में, जो हमारा पहला पिलर था। 8th है हमारा मिशन ग्रामोदय। तो अगला मिशन हमारा कौन सा है दोस्तों, मिशन ग्रामोदय। तो मिशन ग्रामोदय, ग्रामोदय यानी कि ग्रामों का उदय। ग्रामोदय का मतलब क्या होता है, ग्रामोदय का मतलब है ग्रामों का उदय, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। मिशन ग्रामोदय, ग्रामोदय का मतलब ग्रामों का उदय, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। और डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस कैसे होगा, वो होगा अलग अलग योजनाओं को, तो मनरेगा का विकास, मनरेगा का विकास, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या करना, प्रमोट करना। इसके बाद बेहतर तरीके से आवास योजना को बेहतर बनाना, बेहतर कवरेज एक्सेट्रा। सड़क, जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका निर्माण बेहतर कराना, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। क्या क्या चीजें हैं, मिशन निरामय। तो मिशन निरामय का क्या अर्थ है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामोदय, ग्रामों का उदय, बेहतर जो ग्रामीण सेवाएं हैं उसको क्या करना दोस्तों, उपलब्ध कराना। एक बार सारे मिशंस हम फिर से देख लेते हैं। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, कितने मिशंस, यहां पर हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट मिशंस अंडर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यानी कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत महत्वपूर्ण मिशंस। कौन से मिशंस हैं, सबसे पहले तो नाम बोलेंगे, बाद में सारे मिशंस हम डिस्कस करेंगे। पहला हमने पढ़ा मिशन जनगढ़, पहला हमने पढ़ा मिशन जनगढ़, दूसरा पढ़ा मिशन अर्थ, तीसरा हमने पढ़ा मिशन दक्ष, चौथा हमने पढ़ा मिशन स्वावलंबन, पांचवा हमने पढ़ा मिशन बोधि, छठवां हमने पढ़ा मिशन निरामय, सातवां हमने पढ़ा मिशन निर्माण, और 8th मिशन हमने पढ़ा कौन सा दोस्तों,
मिशन ग्रामोदय। ठीक है, तो 8 मिशंस कभी आपसे पूछा जा सकता है मेंस में भी कि एक्सप्लेन द मिशंस लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्योंकि टॉपिक तो दोनों में है ये वाला, है ना, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सभी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, 3 नंबर में आए, सॉरी 2 मार्क्स में आए तो, 7 मार्क्स में आए तो, एंड वेदर 10 मार्क्स में आए तो भी। क्लियर है? तो देखो इंपॉर्टेंट मिशंस अंडर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में 8 मिशंस लॉन्च हुए दोस्तों। पहला मिशन था मिशन जनगढ़, वापस से रिपीट कर रही हूं, सुनना और याद करना। तो मिशन जनगढ़, जन से आ गया जनता, और जनता के लिए सरकार देगी उनको सर्विसेज, तो उन्हीं सर्विसेज को तुम बेहतर और पारदर्शी तरीके से जनता को प्रोवाइड कराओ। आगे देखेंगे मिशन अर्थ। तो मिशन अर्थ का क्या है? तो अर्थ का मतलब है किसानों की अर्थव्यवस्था बेहतर बनाना, और उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर तब बनेगी जब तुम उन्हें बेहतर तरीके से फसलों के मूल्य, जो क्रॉप्स के प्राइजेस है, वो दोगे। मिशन दक्ष, किसी भी चीज में दक्ष, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने काम में दक्ष होते हैं, तो दक्ष का संबंधित है रोजगार से। क्लियर? किससे संबंधित है ये मिशन आया? रोजगार से संबंधित। नेक्स्ट है मिशन स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़े हो, स्वावलंबन, उसी स्व से स्वावलंबन और उसी स्व से स्वरोजगार। तो स्वावलंबन, स्वरोजगार। तो एक में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया, एक में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया। मिशन बोधि, अभी मतलब बोधि से समझ में आ रहा है, बोधि से याद रखना छोटी उम्र, बोधि छोटी, बोधि से छोटी याद रखना। तो छोटी उम्र में हम कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो बेहतर शिक्षा, तो ये संबंधित है शिक्षा से, बेहतर तरीके से स्कूलों का विकास करके शिक्षा को बेहतर बनाना। आगे देखेंगे मिशन निरामय, निरामय से याद रखना निरोग, निरामय यानी कि रोग का मय, रोग को वापस भेजना। ठीक है, तो निरामय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, है ना। इसके तहत हमने पढ़ा था ना उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन में कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एनरोलमेंट बढ़ाना, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना, टीकाकरण उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है मिशन निर्माण, तो ये संबंधित है निर्माण, किसका निर्माण करेंगे? अधोसंरचना का विकास करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड लास्ट मिशन है ग्राम उदय, जैसे सर्वोदय में सबका उदय, वैसे ही ग्राम उदय में ग्रामों का उदय। और ग्रामों का उदय तब होगा जब तुम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाओगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करोगे, मनरेगा को प्रमोट करोगे, आवास योजना के तहत घर की उपलब्धि कराओगे, सड़कों का निर्माण, सारी चीजें, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना। इसके माध्यम से होगा क्या? ग्रामों का उदय। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया पूरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब यदि किसी को लगता है कि चीजें अभी भी अधूरी हैं, तो और सुन लो कि वो ओडीओपी पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि ओडीओपी भी सेल्फ रेलिएंट मध्य प्रदेश के अंदर ही लॉन्च हुआ, क्योंकि ओडीओपी का भी यही एम है कि हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को एक एक्सपोर्ट हब बनाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ओडीओपी के बाद जिसकी अगर शिकायत है कि अभी अधूरा है हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई असंतुष्ट है, उसके लिए भैया आई एम सॉरी, इससे ज्यादा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किसी भी बुक में नहीं दिया गया। वो सभी बुक से मैंने चीजों को आपके लिए लिया है, आपके लिए मैंने समझा है, चीजों को याद किया है, उसके बाद आपको पढ़ाया है। तो ऑथेंटिसिटी में, डेटा की ऑथेंटिसिटी में आप बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते। हमने जो भी यहाँ पर पढ़ा है वो 4 सोर्सेज से मैच करके पढ़ा है। आप परीक्षा धाम उठा लो, आप ओमकार पब्लिकेशन की बुक उठा लो, आप कोचिंग के नोट्स उठा लो, आप कुछ भी उठा लीजिए। क्लियर है? हमारी कोचिंग, हम जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं, है ना, जिस कोचिंग के आप वीडियोस देखते हैं, के सिविल एकेडमी, इतने बेहतरीन नोट्स हमने बनाए हैं और बेहतरीन तरीके से हमने चीजें पढ़ाई हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपने ऐप में। तो उसमें और आज जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं टीचर हूं और भेदभाव करना मेरा काम नहीं है। क्लियर? इसलिए मैंने आपको वो सभी चीजें पढ़ाई, ठीक है, जो चीजें हमने ऐप पर पढ़ी हैं अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। क्योंकि देखो ये ऐसा टॉपिक था कि मैं अगर आपको नहीं बताती या मैं अगर आपको अधूरी चीजें बताती तो कल के दिन आपका विश्वास मेरे ऊपर कम होता, और एज अ टीचर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई बच्चा मेरे बारे में मेरी नेगेटिव इमेज बनाए या कोई भी चीजें। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने सभी चीजें आपको कवर करा दी हैं। अब आप हर प्रकार के, हर टाइप के क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, किसी भी बुक से, किसी भी टेस्ट सीरीज से,
प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ भी। क्लियर। एक लास्ट हम ओडीओपी और पढ़ेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और फिर हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत चीजें प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए क्या पढ़ना है? ODOP स्टैंड्स फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। क्लियर। तो ये जो ओडीओपी की पहल है, अक्सर देखिए कुछ चीजें हम बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो हम देखेंगे कि ओडीओपी जो है वो सेंट्रल लेवल पर कब आई और स्टेट लेवल पर। ठीक है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो ओडीओपी की जो पहल है वो सेंट्रल लेवल पर सबसे पहले शुरू हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कहां पर? स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश। कब? इन 2018। नेक्स्ट है कवर्स ऑल इंडिया, कवर्स ऑल इंडिया फ्रॉम February 2023। क्लियर। कवर्स ऑल इंडिया फ्रॉम 2023। और मध्य प्रदेश में ये लागू हुई February 2023 में ही। और इसके तहत जो नोडल एजेंसी है या इसके तहत जो मेजर हमारा क्या बोलेंगे, इसके तहत जो इंपॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट है जो बेसिकली ओडीओपी के लिए चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, वो कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और मध्य प्रदेश में ओडीओपी 38 डिस्ट्रिक्ट्स के 52 डिस्ट्रिक्ट्स। मध्य प्रदेश में जो ओडीओपी जिले हैं वो कितने हैं? 52। डिस्पाइट हमारे पास अभी 55 डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन जो ओडीओपी है वो कितने जिलों में लागू है? 52। तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स के 38 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए गए फॉर ओडीओपी, शॉर्टलिस्टेड फॉर ओडीओपी। क्लियर। तो क्या बेसिक चीजें डिस्कस करनी है? तो इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर क्या थी चीजें। तो सेंट्रल लेवल पर क्या था कि सेंट्रल लेवल पर जो ओडीओपी पहल है वो शुरू की गई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कब शुरू की गई? 2018 में, 2018 में। और ऑल इंडिया को यानी कि पूरा भारत देश, या सीधा मैं बोलूं तो जो कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो ओडीओपी है, जो एक जिला एक उत्पाद पहल है, वो पूरे भारत में कब से लागू हुई? तो पूरे भारत में ये पहल लागू हुई फरवरी 2023 से। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें क्या है? स्टेट लेवल पर ये जो स्कीम है, या सीधा बोलूं जो ओडीओपी मिशन है, वो कब लागू हुआ? तो स्टेट लेवल पर ओडीओपी मिशन लागू हुआ फरवरी 2023 में। और इसके अंतर्गत जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। नेक्स्ट देखेंगे 52 जिलों के 52 जिलों के 38 प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है हमेशा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रोडक्ट्स जो है वो ओडीओपी के तहत शॉर्टलिस्ट किए गए। तो इसमें आपको याद रखना है कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स के 52 जिलों के 38 प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसमें शामिल है दोस्तों? ओडीओपी में। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं सीधा ओडीओपी के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रोडक्ट्स शामिल हैं वो पढ़ना। ठीक है, जो हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन अच्छा, इससे भी जितना केवल ये लिखा हुआ है ना, इससे भी आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है
कि मध्य प्रदेश में ओडीओपी योजना कब लागू हुई, मध्य प्रदेश में ओडीओपी योजना कितने जिलों में लागू है, कितने प्रोडक्ट्स के लिए लागू है, कौन सी नोडल एजेंसी है, और एक क्वेश्चन आपसे सेंट्रल लेवल पर पूछा जा सकता है कि भारत में या ओडीओपी योजना ऑल इंडिया में कब से लागू हुई। तो कब से लागू हुई दोस्तों, वो फरवरी 2023 से, फरवरी 2023 से। क्लियर है, याद रखना है। अब हम देखते हैं भैया कि कौन कौन से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओडीओपी में शामिल है। तो देखिए ये जो लिस्ट है ये मध्य प्रदेश के मैं इन्वेस्ट एमपी पोर्टल जो है वहां से लेकर के आई हूं। तो यहां पे चीजें सही हैं गलत हैं इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये चीजें आप खुद से जाके सर्च कर सकते हैं। आप जाइए गूगल पर और उसमें आपको एक साइट मिलेगी इन्वेस्ट पोर्टल, है ना, इन्वेस्ट एमपी लिखा होगा, जो बहुत ऑथेंटिक है। एक सेकेंड रुकिएगा। क्लियर, किस पोर्टल से, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो वहां से ये ओडीओपी की लिस्ट आपके लिए प्रेजेंट की गई है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को उन्हीं जिलों के लिए आपको याद रखना है। तो डिस्कस करते हैं किस जिले से किस प्रोडक्ट को ओडीओपी मिला है, ठीक है। अच्छा, ओडीओपी के लिए एक चीज क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक फैक्ट, कि ओडीओपी के लिए जो शीर्ष जिले का अवार्ड है वो मिला है बुरहानपुर को। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में लगातार आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि बुरहानपुर से ओडीओपी में कौन सा प्रोडक्ट शामिल है। तो बुरहानपुर से ओडीओपी में बनाना शामिल है, क्लियर है, केला शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। और बुरहानपुर के ओडीओपी के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड बुरहानपुर को मिला है। किसे मिला है, बुरहानपुर को। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज और याद रखना कि जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं वो किन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है ओडीओपी। तो वो मिलता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को और क्रॉप्स को। तो इन 3 श्रेणियों में ओडीओपी जारी किया जाता है, इन 3 श्रेणियों में ओडीओपी प्रोवाइड किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और क्रॉप्स। तो क्या याद रखना है, बेस्ट जिले का अवार्ड ओडीओपी के अंतर्गत किसको मिला, याद रखिएगा, बुरहानपुर को। कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में। कौन सी 3 कैटेगरीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और क्रॉप्स। उसके पहले क्या याद रखना है कि ऑल इंडिया में लागू 2023, मध्य प्रदेश में फरवरी 2023। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। कितने जिलों से, 52 जिलों से। कितने प्रोडक्ट शामिल किए गए, 38 प्रोडक्ट। उन्हीं प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है श्योपुर, सबसे पहले है क्या, श्योपुर। तो श्योपुर से शामिल किया गया क्या, श्योपुर का फेमस है ग्वावा, है ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में अमरूद या भी बोलते हैं अलग अलग जगह। तो श्योपुर यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट है ग्वावा, ठीक है। मुरैना और भिंड, यहां इन दोनों जिलों से है मस्टर्ड यानी कि सरसों, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्वावा यानी कि अमरूद। तो मध्य प्रदेश में हमने देखो पढ़ा भी है कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को बेसिकली मस्टर्ड बोल कहा जाता है, और मुरैना और भिंड जो है वो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू के प्रमुख जिलों में शामिल हैं। तो मुरैना भिंड की मस्टर्ड, श्योपुर का ग्वावा, ये चीजें हो सकता है आपको एक दिन में याद ना हो, बट डोंट वरी, इसके लिए आप 2 दिन ले सकते हैं, लेकिन सारे ओडीओपी प्रोडक्ट्स को याद करिएगा, है ना। ओडीओपी से बेसिकली और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से अक्सर हमारे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे, जिसमें 2 तो केवल ओडीओपी से होते हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है ग्वालियर। तो ग्वालियर का फेमस है सैंडस्टोन टाइल्स, यानी कि बोल सकते हैं ईंटें, जिसको हम ईंट बोलते हैं, है ना वो। शिवपुरी का क्लॉथ जैकेट्स, तो हम बोल देंगे कि भैया मध्य प्रदेश में ठंड जो है वो शिवपुरी में सबसे ज्यादा पड़ती है और इसीलिए यहाँ के क्लॉथ जैकेट्स फेमस है। नेक्स्ट है गुना, और गुना का फेमस है कोरिएंडर सीड। देखिए हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ा है और आप यहाँ पर ये चीज देखेंगे कि
बेसिकली जो प्रोडक्ट जिस जगह पर सबसे ज्यादा होता है उसी को हमने ओडीओपी में लिस्ट किया है। क्लियर? दतिया, दतिया का ओडीओपी है जैगरी यानी कि गुड़। अशोकनगर का है चंदेरी हैंडलूम यानी कि चंदेरी साड़ी। नेक्स्ट है छतरपुर का वुडन फर्नीचर। टीकमगढ़ का जिंजर यानी कि जो हमारा अदरक होता है। नेक्स्ट है सागर का फार्म इक्विपमेंट, सागर का फार्म इक्विपमेंट। दमोह का कबूली चना ग्राम। पन्ना का आंवला। निवाड़ी का वापस से जिंजर। तो हमने जिंजर एक और किसका पढ़ा था, एक हमने जिंजर टीकमगढ़ का भी पढ़ा था। नेक्स्ट है देवास का बेम्बू। अभी हम रीवा का भी बेम्बू पढ़ेंगे और हरदा का भी बेम्बू। तो बेम्बू को 3 जगह से, जैसे फार्म इक्विपमेंट सागर और विदिशा दोनों से, मस्तर्ड भिंड और मुरैना दोनों जिलों से, तो ये याद रखना है। रतलाम का रतलामी सेव। शाजापुर अनियन। अगर मालवा ऑरेंज। नेक्स्ट है उसके बाद गार्लिक मंदसौर। नीमच वापस से कोरिएंडर। नीमच के पहले हमने कोरिएंडर के लिए क्या पढ़ा था, कोरिएंडर सीड के लिए हमने गुना पढ़ा था। नेक्स्ट है उज्जैन का बटिक प्रिंट। इंदौर का पोटैटो। धार का बाघ प्रिंट। अलीराजपुर का महुआ। अच्छा, महुआ अलीराजपुर के साथ साथ उमरिया का भी ओडीओपी है। क्लियर? झाबुआ का कड़कनाथ चिकन। तो हमने पढ़ा था 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी मिला, और जो जीआई टैग ओडीओपी भी है झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गा। नेक्स्ट है चिली खरगोन। जिंजर बड़वानी। हमने जिंजर और 2 जगह कहां पढ़ा था, टीकमगढ़ में पढ़ा, निवाड़ी में पढ़ा, बड़वानी में पढ़ा जिंजर। ठीक है? नेक्स्ट है खंडवा का अनियन। बुरहानपुर का बनाना। भोपाल का जरी जरदोशी जूट प्रोडक्ट। सीहोर का वुडन टॉयज। रायसेन का बासमती चावल। राजगढ़ का ऑरेंज। विदिशा का फार्म इक्विपमेंट। बैतूल का टीक वुड। ठीक है, सागौन की जो लकड़ी है। होशंगाबाद में याद रखना पचमढ़ी, और पचमढ़ी है टूरिज्म साइट, इसलिए वो फेमस है टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट है हरदा बेम्बू के लिए, मैंने बताया था, अभी रीवा भी आएगा। जबलपुर मटर। कटनी कटनी स्टोन। नरसिंहपुर तुअर दाल। छिंदवाड़ा ऑरेंज। राजगढ़ भी ऑरेंज में पढ़ा हमने, अगर मालवा भी ऑरेंज के लिए पढ़ा। शिवनी का कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल आपको नहीं पता हो तो कस्टर्ड एप्पल का मतलब है सीताफल। ठीक है? बालाघाट का चिन्नौर चावल। मंडला, डिंडौरी, सिंगरौली और अनूपपुर, ये 4 जिलों का ओडीओपी सेम है। कोदो कुटकी। तो कोदो कुटकी किन जिलों का ओडीओपी है, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, सिंगरौली। मंडला, डिंडौरी, सिंगरौली और अनूपपुर, इन 4 जिलों का जो ओडीओपी है वो क्या है, सेम है। मंडला, डिंडौरी, सिंगरौली और अनूपपुर। उसके बाद है सीधी का कालीन, है ना, यानी कि जो बेसिकली कारपेट होती है। सतना का टोमेटो। उमरिया का महुआ। शहडोल का टर्मरिक। रीवा का बेम्बू मैंने आपको कहा था। तो बेम्बू कहां कहां से है, रीवा से है, हरदा से है, याद रखना है आपको। क्लियर है? तो इतनी चीजें देखिए। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स को अगर हटा दें तो टोटल 38 प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश में शामिल है। किसमें, 52 जिलों में 38 प्रोडक्ट्स। और यहां पर हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्लियर? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट। और अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोग्रेस इन आईपीआर इन मध्य प्रदेश। प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। तो इस टॉपिक को हम और डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। प्रोग्रेस, हेडिंग डालेंगे प्रोग्रेस इन आईपीआर। हेडिंग डालेंगे प्रोग्रेस इन आईपीआर इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश। अच्छा, प्रोग्रेस इन आईपीआर इन मध्य प्रदेश से मैं आई विल टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आपको क्या बताऊंगी, केवल वही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन के फॉर्म पे पूछी जाती है। ना आने वाली चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो आने वाला है वो तो पढ़ें, साथ में ना आने वाला भी क्या करेंगे हम पढ़ के, है ना।
कुछ जगह इंपॉर्टेंट चीजें मिले कि कितने प्रतिशत इंक्रीज है, वो आपको टेस्ट सीरीज में अलग अलग बुक्स में एमसीक्यूज में अगर मिल जाए तो उसको आप टिक करके याद कर सकते हैं। और ऐसे केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे, वो भी टेस्ट सीरीज में या बुक्स में। इसके अलावा ये एग्जाम में ना 2025 के एग्जाम में ना 24 के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। वो बेसिकली आईपीआर से जीआई टैग पूछते हैं। ज्यादा पूछ लेंगे तो कुछ इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर पूछ लेंगे, कुछ जो हमारे आईपीआर है। क्लियर? तो देखेंगे प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश। क्लियर? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? लीगल राइट्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स। कैसे राइट्स हैं ये? लीगल राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स given for intellectual creation of mind, intellectual creation of mind। क्लियर? और ये शामिल है, ये कहा गया आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल Declaration of Human Right। Under Article 27 of Universal Declaration of Human Right, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ये मेंशन कहां पर है? आर्टिकल 27 ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर, वापस बार बार रिपीट कर रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अंडर आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, IPR आर द लीगल राइट गिवन फॉर इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। हमारे माइंड के क्रिएशन के लिए जो हमारे अलग अलग विचार हैं, अलग अलग इनोवेशंस है, उसको प्रमोट करने के लिए, डिस्कवरी को प्रमोट करने के लिए जो लीगल राइट्स दिए जाते हैं, जो कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आईपीआर। और कानूनी अधिकार क्यों दिए जाते हैं? जिससे हमारे द्वारा की गई कोई डिस्कवरी को कोई और अपने नाम से ना छाप सके, कोई और अपना नाम ना दे सके, इसलिए उसे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। और ये प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्लियर? नेक्स्ट याद रखना है कि आईपीआर में शामिल क्या क्या है। याद रखना है कि आईपीआर इसमें शामिल क्या क्या है। तो आईपीआर में क्या क्या शामिल है देखिए, सबसे पहले है पेटेंट, फिर है ट्रेडमार्क, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन, नेक्स्ट है प्लांट वैरायटी, फिर है कॉपीराइट, और फिर है हमारा नेक्स्ट क्या? पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, प्लांट वैरायटी हो गया, नेक्स्ट है जीआई टैग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? जीआई टैग। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? जीआई टैग। क्लियर है? नेक्स्ट है जीआई टैग। याद रहेंगी चीजें। आईपीआर में क्या क्या शामिल है? जीआई टैग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्लांट वैरायटी और कॉपीराइट। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसके बारे में? पेटेंट। तो पेटेंट क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है न्यू डिस्कवरीज को, इनोवेशंस को, किसी भी टेक्निक में तुमने किसी भी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया, उसके लिए तुम्हें पेटेंट मिलेगा। और ये दिया जाता है 20 सालों के लिए। बाद में फिर इसे रिन्यू कराना पड़ता है, जो भी इसके प्रोसीजर है, लेकिन इनिशियली ये 20 सालों के लिए दिया जाता है। यानी कि 20 सालों तक के लिए तुम्हें इस पर्टिकुलर तुम्हारे इन्वेंशन या डिस्कवरी पे, इनोवेशन या डिस्कवरी पे कानूनी अधिकार, तुम्हें कानूनी थप्पा लगा हुआ है कि तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे द्वारा किया गया कोई काम कोई और अवैधानिक रूप से यूज नहीं कर सकता।
क्लियर? तो पेटेंट 20 सालों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अच्छा, तो ट्रेडमार्क को एक तरीके से ना ब्रांड मार्क समझ सकते हो। क्लियर है? ट्रेडमार्क को आप क्या समझते हो, क्या समझ सकते हो? ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम। जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग चीजें आती हैं किस नाम से, जैसे कि मान लीजिए बाटा के शूज है, ठीक है, या एडिडास के शूज है, तो वो केवल उस पर्टिकुलर कंपनी को ही मान्य है, या केवल वो कंपनी ही एडिडास के शूज बना सकती है जिसके वो हैं, या बाटा कंपनी ही बाटा के शूज बना सकती है, ठीक है। या जो ये साइन वाली गाड़ियां ऐसी कुछ होती है वो केवल टोयोटा कंपनी ही बना सकती है, ऑडी की कंपनी ये साइन यूज नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही। क्यों? क्योंकि ये कानूनी अधिकार हैं, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या होते हैं? एक प्रकार के लोगो हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, क्लियर है? इसके अलावा कुछ वर्ड हो सकता है, कोई भी चीजें, है ना। और इसके लिए ये ग्रांट होते हैं 10 सालों के लिए, यानी कि तुम्हारे द्वारा यूज किया गया कोई साइन, कोई सिंबल, कोई ब्रांड मार्क, कोई ब्रांड नेम, ठीक है। देखो मैं यहां पर सब कुछ लिख तो नहीं पाऊंगी, ठीक है, लेकिन आप सुन तो सकते हो, तो सुनकर लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना। पेटेंट में क्या बताया मैंने? किसी भी नई डिस्कवरी के लिए, किसी भी नए इनोवेशन के लिए 20 सालों के लिए। ट्रेडमार्क दिए जाते हैं 10 सालों के लिए। किसी भी कंपनी का अलग सिंबल, किसी भी कंपनी के अलग सिंबल को, लोगो को, उसके ब्रांड नेम को दर्शाने के लिए, जिससे उसका कॉम्पिटिटर उस चीज को अपने ब्रांड पे, अपने प्रोडक्ट पे यूज ना कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो ये दिए जाते हैं बेसिकली 2D 3D डिजाइन्स के लिए, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स होती हैं 2D 3D डिजाइन्स के लिए, और ये दिए जाते हैं 10 सालों के लिए, और इसे 5 इयर्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 5 सालों तक के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं और फिर वापस रिन्यू। नेक्स्ट है प्लांट वेराइटी। तो न्यू प्लांट वेराइटीज डिस्कवर करने के लिए, क्लियर, न्यू प्लांट वेराइटी, न्यू सीड्स, ये सारी चीजें डिस्कवर करने के लिए प्लांट वेराइटी ये दिए जाते हैं, और ये भी 10 इयर्स के लिए दिए जाते हैं। कितने इयर्स के लिए दिए जाते हैं? 10 सालों के लिए, 10 इयर्स के लिए। नेक्स्ट है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या होते हैं? कॉपीराइट देखो ये दिए जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑथर, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑथर एंड 60 years आफ्टर डेथ ऑफ ऑथर। यानी कि कॉपीराइट जो है ना वो बेसिकली लिटरेरी वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के लिए दिए जाते हैं। क्लियर? तो जो कॉपीराइट्स हैं वो लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग वर्क, इसके लिए दिए जाते हैं। जैसे कोई भी लिटरली बुक है, कोई भी बुक किसी ने छापी तो दूसरा ऑथर उस बुक को अपने नाम से नहीं छाप सकता, ठीक है, तो ये कहलाएगा कॉपीराइट। और ये दिए जाते हैं जब तक वो ऑथर जिंदा है तब तक के लिए तो मान्य रहेगा ही, साथ ही साथ ऑथर की डेथ के 60 इयर्स बाद तक ये कॉपीराइट मान्य रहेंगे उस पर्टिकुलर पुस्तक पर। क्लियर है? तो ये जो कॉपीराइट है इसकी ड्यूरेशन आप लिखेंगे 60 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, थ्रू आउट द लाइफ, यानी जब तक ऑथर है भैया, जब तक वो है तब तक तो उसकी बुक उसी के नाम से चलेगी। उसके बाद 60 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑथर की डेथ हो जाने के 60 साल बाद भी, या 60 साल तक भी, उसकी डेथ के 60 सालों तक भी कोई भी दूसरा व्यक्ति इस बुक को अपने नाम से छाप नहीं सकता। क्लियर है? नेक्स्ट है जीआई टैग। तो ये जो जीआई टैग हैं ये दिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अगर वो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन से है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल किससे हैं? ओरिजिन से, और ये दिए जाते हैं 10 सालों के लिए, प्रोवाइड किए जाते हैं जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत, प्रोवाइड किए जाते हैं जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत। और यही जीआई टैग हमको पढ़ना है, यही जीआई टैग हमको आज डिस्कस करने हैं। क्लियर है? तो जीआई टैग
किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को दिए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओरिजिन से आता है। देखो मैं वापस से आपको चीजें बताती हूं, आप वापस से चीजें समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड प्रोग्रेस इन आईपीआर इन मध्य प्रदेश। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द लीगल राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कानूनी अधिकार है दैट गिव्स फॉर इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। क्लियर? और इसके माध्यम से नए नए इन्वेंशंस को, नई नई डिस्कवरीज को प्रमोट किया जाता है। आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसमें शामिल क्या क्या है? तो इसमें शामिल है पेटेंट, और जो पेटेंट है वो 20 वर्षों के लिए नई डिस्कवरी इनोवेशंस को दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, किसी लोगो को, किसी वर्ड को, किसी पर्टिकुलर सिंबल को ये दिया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो किसी भी 2D 3D डिजाइंस को दिया जाता है इंडस्ट्रीज की, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए इसका एक्सटेंशन। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क वगैरह हमें पता है स्पेसिफिक लोगों के लिए, जिससे मेरे ब्रांड की कोई चीज तुम अपने नाम से नहीं मतलब है मार्केट में ला पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट वेराइटी, तो न्यू प्लांट वेराइटी, सीड्स वेराइटी, न्यू टेक्निक्स की खोज के लिए दिया जाता है 10 सालों के लिए। कॉपीराइट लिटरली आर्टिस्टिक वर्क के लिए, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए ऑथर्स को, पेंटर्स को दिया जाता है, तो उसमें आप लिखेंगे कॉपीराइट। क्लियर? नेक्स्ट है जीआई टैग, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिक ऑरिजिन, जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत इसे दिया जाता है। क्लियर है चीजें? ये चीजें आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इतनी चीजें याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के नाम देख लेते हैं। क्लियर? जैसे कि पेटेंट एक्ट, पेटेंट, अच्छा उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद है कि हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हिस्ट्री है इसकी या क्या क्या चीजें इसके लिए। तो देखो इससे संबंधित 3 कन्वेंशन हुए, 2 कन्वेंशन और एक ट्रीटी। एक तो हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हुआ पेरिस कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, तो पेरिस अधिवेशन में यह हुआ 1883 में, और पेरिस अधिवेशन 1883 में हुआ जहां डिस्क्राइब किया गया, बात कही गई पेटेंट की, इंडस्ट्रियल डिजाइन की, इंडस्ट्रियल डिजाइन की। ये इंटरनेशनल कुछ स्टेप्स हैं जो आईपीआर के लिए लिए गए। क्लियर है? इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की, किसकी बात की गई पेरिस कन्वेंशन में? पेटेंट्स की, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की, और उसके बाद बात कही गई ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क। तो आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटेंट की शुरुआत कब हुई या किस कन्वेंशन से हुई? तो पेरिस कन्वेंशन से हुई, 1883 में हुई। ट्रेडमार्क की 1883, इंडस्ट्रियल डिजाइन कब रिकॉग्नाइज किया गया एज आईपीआर? 1883। नेक्स्ट है बर्न कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, बर्न अधिवेशन, और यह हुआ 1886 में जहां कॉपीराइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, कॉपीराइट्स, जहां कॉपीराइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई जो थी मराकेश ट्रीटी। देखिए ये जो मैं आपको आज बता रही हूं आईपीआर में, ये जो मैं आपको चीजें अभी बता रही हूं आईपीआर में, ये चीजें आपको बाकी लेक्चर्स में देखने को नहीं मिलती। जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर हो सकता है कि आपको जो यूट्यूब में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें ये ट्रीटीज का जिक्र ना हो। आईपीआर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो भी बताएंगे। हो सकता है वो मुझसे बेहतर, हो सकता है क्या वो मुझसे ज्यादा बेहतर और एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, ये मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली लेकर के आई हूं। क्लियर है? अगर आपको किसी और वीडियो में मिला तो भी बहुत अच्छी बात है। पेरिस कन्वेंशन 1883, बर्न कन्वेंशन, ये कॉपीराइट्स का रिकॉग्निशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हुई थी मराकेश ट्रीटी, एक इंपॉर्टेंट हुई थी। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मराकेश ट्रीटी किससे संबंधित है, तो ये आईपीआर से संबंधित ट्रीटी है। मराकेश ट्रीटी कब आई? 2013, और इसके तहत किसी भी बुक को, किसी
भी बुक को, किसी भी बुक को यदि ब्रेल लिपि में छापा जा रहा है, यानी कि ब्रेल लिपि में पब्लिश किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, तो वह आईपीआर का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। तो वो आईपीआर का वायलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो वो क्या नहीं कहलाएगा? आईपीआर का वायलेशन। तो आर्टिकल 27 में कहा गया सबसे पहले तो इससे संबंधित कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 में बात कही गई। पेरिस कन्वेंशन में पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन की चर्चा, बर्न कन्वेंशन 1886 में कॉपीराइट्स का रिकॉग्निशन, और मराकेश ट्रीटी जो 2013 में हुई थी, इसके अकॉर्डिंग किसी भी बुक को यदि जो मतलब बेसिकली जिनकी आंखें नहीं होती वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं ना, तो किसी भी बुक को यदि ब्रेल लिपि में छापा जा रहा है तो वो आईपीआर का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है? नोट करिए इस ट्रीटी को। फिर कुछ एक्ट्स पढ़ते हैं और हेडक्वार्टर्स पढ़ते हैं। क्लियर है? कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे और हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहला देखेंगे पेटेंट एक्ट। तो पहला एक्ट देखेंगे पेटेंट एक्ट, और ये एक्ट आया 1970 में। पेटेंट एक्ट 1970, जहां पर बेसिकली पेटेंट से रिलेटेड, उसके ऑथराइजेशन से, उसके कंट्रोल से, रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो की गई इस एक्ट के अंतर्गत। और इसका जो हेडक्वार्टर है, पेटेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, या इसके जो भी रीजनल ऑफिसेज है, अच्छा वो ऑफिसेज और ये चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको याद रखना है, पहले हम सारे एक्ट्स देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, पेटेंट एक्ट आया 1970 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेडमार्क एक्ट, तो पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट आया 1999 में। नेक्स्ट है उसके बाद कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट, तो कॉपीराइट एक्ट आया 1957। फोर्थ में डिजाइन एक्ट, तो डिजाइन एक्ट आया हमारा कब दोस्तों? ईयर 2000। ईयर 2000। फिफ्थ नंबर पर है हमारा कौन सा? जीआई टैग एक्ट 1999। जीआई टैग एक्ट 1999 में आया। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जो आप याद रखना। पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, डिजाइन एक्ट 2000 और जीआई टैग एक्ट 1999। जीआई टैग एक्ट 1999, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है जो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है नागपुर में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है नागपुर में। पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क में आप याद रखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है मुंबई, एंड इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं। क्लियर है? इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं। तो रीजनल ऑफिसेस कहां पर हैं? रीजनल ऑफिसेस, इसके रीजनल ऑफिसेस हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद। तो ये आपको याद रखना है। तो जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस है, बेसिकली हेडक्वार्टर बोले तो हेडक्वार्टर, या इसी को बोलेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस। तो सबसे पहले पेटेंट एक्ट, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहां पर है? नागपुर में। और पेटेंट का जो हेडक्वार्टर है
है ना, यानी इसको हटा दीजिए, जो बेसिकली क्या है, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता, हेडक्वार्टर स्थित है कहां पर, कोलकाता में। और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑफिस कहां पर स्थित है, नागपुर में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस जो है वो है मुंबई में, और इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, वो हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का प्रेजेंट ऑफिस सिचुएटेड है दोस्तों दिल्ली में। कहां पर स्थित है, दिल्ली में। तो कॉपीराइट का जो प्रेजेंट ऑफिस है वो कहां पर स्थित है, वो स्थित है दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीआई टैग। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जीआई टैग जो है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के जो मेजर जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो हमको याद रखना है। क्लियर, जो मेजर जीआई टैग्स हैं वो हमें याद रखना है। तो पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेडक्वार्टर नागपुर को, सॉरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो ऑफिस है वो नागपुर में, हेडक्वार्टर कोलकाता। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, हेडक्वार्टर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस मुंबई, रीजनल ऑफिसेस दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। तो उसके बाद जीआई टैग एक्ट 1999, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये एक्ट आया 1999 में। लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ 2003 से। और पहला जीआई टैग किसे मिला, तो पहला जीआई टैग मिला दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी। क्लियर, दार्जिलिंग टी को इंडिया से पहला जीआई टैग मिला दार्जिलिंग टी को। और एमपी का पहला जीआई टैग, एमपी का जो पहला जीआई टैग है, एमपी का पहला जीआई टैग किसे मिला, चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी को 2005 में। क्लियर, चंदेरी साड़ी को 2005 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो जीआई रजिस्ट्री ऑफिस, जो मेजर इसका हेडक्वार्टर है, या जो इसकी रजिस्ट्री ऑफिस है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो हेड ऑफिस है वो है कहां पर, तो चेन्नई में। कहां पर है दोस्तों, वो चेन्नई में। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो जीआई टैग के बारे में कुछ ये मेजर इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे। कौन कौन सी, सबसे पहले तो एक्ट कब आया, तो जीआई टैग एक्ट आया 1999 में। लागू कब से हुआ, 2003 से। पहला जीआई टैग प्रोडक्ट 2004 दार्जिलिंग टी। मध्य प्रदेश का पहला चंदेरी साड़ी 2005। जीआई रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जो जीआई टैग प्रोवाइड करने के लिए नोडल एजेंसी है। क्लियर है, चीजें क्लियर हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के 21 जीआई टैग्स के बारे में। चलिए तो देखते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स, और वो जीआई टैग्स पढ़ के हम अपने लेक्चर को करेंगे एंड। क्लियर, देखिए, अच्छा, मध्य प्रदेश में आईपीआर से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फैसिलिटेशन सेंटर, फैसिलिटेशन
सेंटर, और ये स्थित है इंदौर में। ये स्थित है कहां पर? इंदौर में। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थित है भोपाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं मध्य प्रदेश में आईपीआर से संबंधित। कुछ और भी हैं, जैसे मैनेट है भोपाल, आईआईटी इंदौर है, आईआईएम इंदौर है, डीएवीवी है, तो वो सारे कॉमन है, वो सारे आपको पता है, ठीक है, इसलिए उसको मैंने नहीं बताया। बेसिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फैसिलिटेशन सेंटर इंदौर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। क्लियर है? एक और आप लिख लीजिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं एक, कि मध्य प्रदेश में नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील। तो फुल फॉर्म है क्या? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1967 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1967 में की गई। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश इंडिया ने इसे ज्वाइन कब किया? इंडिया ने इसे ज्वाइन किया 1975 में, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अंतर्गत टोटल कंट्रीज शामिल हैं 193। कितनी कंट्रीज शामिल हैं टोटल? तो इसके अंतर्गत टोटल 193 कंट्रीज शामिल हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख सकते हो। क्लियर? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। कब स्थापना हुई? 1967। भारत देश ने कब ज्वाइन किया? 1975। टोटल कंट्रीज हैं कितनी? 193। मध्य प्रदेश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फैसिलिटेशन सेंटर इंदौर में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो अब हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के 21 जीआई टैग्स, और वो जीआई टैग्स पढ़ने के बाद हम एंड करेंगे हमारे आज के लेक्चर को। जिस जीआई टैग का ईयर इंपॉर्टेंट होगा उनके ईयर मैं आप लोगों को बता दूंगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो केवल नाम याद कर लेना कि इस जिले से ये प्रोडक्ट जीआई टैग में शामिल है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में कितने जीआई टैग? 21 जीआई टैग्स इन मध्य प्रदेश। 21 जीआई टैग्स इन मध्य प्रदेश। कितने जीआई टैग है मध्य प्रदेश में दोस्तों? 21। एक एक करके सभी जीआई टैग का नाम हम लिखते हैं। बेसिकली नाम ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ डिटेल नहीं पढ़ते। तो मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग, देखो यहां पे मैं जो नंबरिंग डालूंगी ना वो नंबर से ही मिले हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे, पहला है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी आप साथ ही साथ नोट करते जाइए, क्योंकि मुझे स्लाइड बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही स्लाइड में 21 जीआई टैग नहीं आएंगे। क्लियर है? बाद में मैं आप लोगों का साथ में रिवाइजन करवा ही देती हूँ। चंदेरी साड़ी ये है अशोकनगर से। अशोकनगर, मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि क्या पहला था क्या दूसरा था। फर्स्ट नंबर पे चंदेरी साड़ी लिखा है, इसलिए मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी है। और ये पहला जीआई टैग है दोस्तों, इसलिए इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 2005-6। पहले भी मैंने आपको बताया है। दूसरा आप लिखेंगे नाइन। क्लियर? दूसरा लिखेंगे लेदर टॉयज। लेदर टॉयज, टाइगर प्रिंट, यानी कि सीधा बोल सकती हूं इसको मैं बाघ प्रिंट। क्या बोल सकते हैं? बाघ प्रिंट। फिर मेटल क्राफ्ट। मेटल क्राफ्ट। नेक्स्ट है महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी। फिर है रतलामी सेव। रतलामी सेव। नेक्स्ट है नागपुरी ऑरेंज। नागपुरी ऑरेंज। नागपुरी ऑरेंज। फिर है कड़कनाथ। कड़कनाथ। क्लियर?
उसके बाद है चिन्नौर राइस, चिन्नौर राइस आ सकते हैं बेसिकली, है ना, और भी इसमें आ सकते हैं। जीआई टैग लिखने की कोशिश कर लेते हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे महोबा, इसमें लिखेंगे महोबा, सॉरी या सीधा लिखेंगे देशवारी पान, देशावरी पान, देशावरी पान। उसके बाद हम लिखेंगे मुरैना गजक, मुरैना गजक, सुंदरजा आम, सुंदरजा मैंगो, क्लियर। मुरैना गजक, सुंदरजा मैंगो, शरबती गेहूं, शरबती गेहूं और गोंड पेंटिंग, शरबती गेहूं गोंड पेंटिंग। नेक्स्ट लिखेंगे हस्त निर्मित कालीन, जिसको हम बोलेंगे हैंडमेड कारपेट, हैंडमेड कारपेट, हैंडमेड कारपेट। उसके बाद लिखेंगे बटिक प्रिंट, बटिक प्रिंट। पहले मैं सारे लिख देती हूं, फिर बाद में हम इसमें कर लेंगे क्या चीजें ऐड, ठीक है। बटिक प्रिंट और हैंडमेड कारपेट। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21। तो हैंडमेड कारपेट हो गया, बटिक प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है हैंडलूम साड़ी, हैंडलूम साड़ी, स्टोन क्राफ्ट, आयरन क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, आयरन क्राफ्ट। रियावान लहसुन, रियावान लहसुन या गार्लिक और कठिया वीट, कठिया वीट या कठिया गेहूं। तो कठिया वीट, इसके पहले नागपुरी ऑरेंज और देशवारी पान। तो इन तीनों में मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये तीनों मध्य प्रदेश के शेयर्ड जीआई टैग्स हैं। ये तीनों क्या हैं, शेयर्ड जीआई टैग्स ऑफ मध्य प्रदेश। याद रखेंगे चीजें, देखेंगे। चंदेरी साड़ी अशोकनगर से मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग कब आया, 2005-6 में। लेदर टॉयज इंदौर में, इंदौर। बाघ प्रिंट हम सबको पता है धार। मेटल क्राफ्ट हमें पता है, हमने इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक में पढ़ा है, दतिया एंड टीकमगढ़। महेश्वरी साड़ी ऑब्वियसली कहां की होंगी, महेश्वर खरगोन, महेश्वर जिला खरगोन, क्लियर। नेक्स्ट है रतलामी सेव, रतलाम। फिर नागपुरी संतरे, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का शेयर्ड जीआई टैग है, क्लियर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का शेयर्ड जीआई टैग है क्या, नागपुरी ऑरेंज। नेक्स्ट है कड़कनाथ, कड़कनाथ है झाबुआ से जीआई टैग। चिन्नौर चावल हम सबको पता है, बालाघाट से चिन्नौर चावल को 2021 में जीआई टैग मिला। देशवारी पान, इसमें ब्रैकेट है इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे शेयर्ड जीआई टैग मिला है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अच्छा इसको मैंने पिंक कलर से इसलिए लिखा क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में 9 जीआई टैग दिए गए, जिसमें मुरैना की गजक और सुंदरजा आम जो रीवा का है। मुरैना की गजक तो मुरैना की होगी, आपको पता है ना। तो इन दोनों को जीआई टैग मिला, इन दोनों को जीआई टैग मिला तब जनवरी 2023। शरबती गेहूं और गोंड पेंटिंग, ठीक है। सरबती गेहूं कहां का, सीहोर का, और गोंड पेंटिंग कहां की, मंडला डिंडौरी की, क्लियर, मंडला डिंडौरी की। तो इसे मिला, इन दोनों को मिला फरवरी 2023 में, फरवरी 2023। हैंडलूम कारपेट या हैंडमेड कारपेट ये है ग्वालियर। बटिक प्रिंट है उज्जैन। इसके बाद हैंडलूम साड़ी है वाराशिवनी, वाराशिवनी बालाघाट। स्टोन क्राफ्ट है
जबलपुर का, स्टोन क्राफ्ट है जबलपुर और आयरन क्राफ्ट है डिंडोरी। क्लियर। तो अब 2023 में इनको मिला मार्च 2023 में। क्लियर। किसको किसको? 16, 17, 15 भी है, 18 और 19, इतने नंबर के जो जीआई टैग हैं, यानी कि देखिए 2023 के जीआई टैग आप वापस से देखिए तो मध्य प्रदेश में जो 2023 के जीआई टैग हैं वो देखेंगे। सबसे पहले सुंदरजा आम और मुरैना की गजक दोनों को कब मिला? जनवरी 2023। गोंड पेंटिंग और शरबती गेहूं दोनों को कब मिला? फरवरी 2023। 4 हो गए। फिर ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट, ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन, उज्जैन का बटिक प्रिंट, इसके बाद वाराणसी बालाघाट की हस्त निर्मित साड़ियां, हैंडलूम साड़ीज, इसके बाद स्टोन क्राफ्ट जबलपुर का पत्थर शिल्प, इसके बाद लोह शिल्प यानी लोहा शिल्प कहां का? डिंडोरी का। तो इसको मिला कहां कब? इनको मिला मार्च 2023। तो टोटल कितने जीआई टैग्स हुए हमारे पास? 9। तो 2023 में कितने जीआई टैग मिले? 9। उसके बाद रियावान लहसुन रतलाम और कठिया वीट मध्य प्रदेश का तीसरा शेयर्ड जीआई टैग है, एमपी और उत्तर प्रदेश का। क्लियर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, और इन दोनों को 2024 में मिला। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में 18 + 3 शेयर, टोटल 21 जीआई टैग हैं। टोटल 21 जीआई टैग हैं। क्लियर है। टोटल 21 जीआई टैग है। पहला शेयर्ड जीआई टैग नागपुरी संतरे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। दूसरा शेयर्ड जीआई टैग महोबा का देशवारी पान। तीसरा शेयर्ड जीआई टैग कौन सा है? कठिया वीट, जो हाल ही का मिला जीआई टैग है एमपी और यूपी का। और यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश एंड आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एंड ओडीओपी। सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक एमपी इकोनॉमी का हमने इतनी आसानी से 3 लेक्चर्स में तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप चीजों को कितने बेहतर तरीके से याद करते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब काम आपका है, आप बेहतर तरीके से पढ़े अन्यथा ना पढ़े। इट्स ऑल अप टू यू। यहां पर आपको बेहतर से बेहतर चीजें, बेस्ट से बेस्ट चीजें बताई जा चुकी हैं। क्लियर। तो इसी उम्मीद में कि अगले लेक्चर से पहले आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से याद करके आओगे, मैं आप सभी से लेती हूं अलविदा। मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। क्लियर। धन्यवाद।